दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पादपों में जनन किस तरह से होता है इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग पादपों में जनन की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही आता है कि क्या सर जंतुओं में जनन नहीं होती है? बिल्कुल होती है, जंतुओं में भी जनन होती है और पादपों में भी जनन होती है। लेकिन हम लोग का चैप्टर पादपों में जनन है, यानी कि प्लांट में रिप्रोडक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। आगे के कक्षा में जंतुओं में रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो वहां पे हम लोग एनिमल में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरह से होती है उसको डिस्कस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको हम लोग रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी अगर पौधे में जनन की प्रक्रिया होगी तो उसको हम लोग पादप में जनन कहेंगे, जंतु में जनन की प्रक्रिया होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जंतुओं में जनन कहेंगे। तो सर सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि जनन क्या है। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि सर व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है क्या और ये जरूरी क्यों है? क्या रिप्रोडक्शन के बगैर जो है वो आदमी सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप सबों के मन में आ रहे होंगे। मेरे मित्र, अगर हम आपको रिप्रोडक्शन समझाना चाहें एक लाइन में तो हम आपको सीधे कह सकते हैं कि किसी भी जीव के द्वारा अपनी प्रजातियों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है और बगैर इसके कोई भी जीव अपने स्पीशीज को मतलब कह सकते हो बढ़ा नहीं सकता है। आप कहेंगे सर ये प्रजातियों की संख्या को बढ़ाना जरूरी क्यों है? मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि हम मानव अगर किसी से हेल्प लेंगे तो हेल्प के रूप में किससे ले सकते हैं? आप कहेंगे सर हम हेल्प जो है वो अपने आसपास के पड़ोसी से ले सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई हमारा दूर रिश्तेदार है उससे ले सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी मानव के घर में चाय पत्ती खत्म हो गई तो उन्होंने कुत्ता से गया हो मांगने के लिए कि भाई कुत्ता आप हमें 1 कप चाय पत्ती दे दो या हमें 1 कप चीनी दे दो? ऐसा हुआ है संभव? आप कहेंगे नहीं। तो मेरे मित्र, आप ये कह सकते हो सिंपली कि रिप्रोडक्शन हमें हमारे समाज में बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी जंतुओं की, मैंने यहां पे सिर्फ मानव का एग्जांपल लिया, अब आप खुद सोचो कि आपके जो गार्डन है उसमें कोई पेड़ है और उसको सर भूख लग गया है, तो क्या वो आपसे खाना मांगेगा? आप कहेंगे नहीं मांगेगा। वो क्या करेगा सर? तो सर वो खुद तैयार कर लेगा। मतलब सिंपल सा है कि सर जो अलग अलग लेवल के जीव हैं उसके सर्वाइवल के लिए भगवान ने क्या करा है? तो सर अलग अलग प्रोसेस को इजाद करा है, जिसमें से एक प्रोसेस आपका रिप्रोडक्शन भी है। और सिंपली रिप्रोडक्शन क्या है तो आप सभी कहेंगे कि सर रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए जीव का निर्माण होता है। रिप्रोडक्शन क्या है? तो सर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए जीव का निर्माण होता है। और सिंपली मेरे मित्र, अब ये नया जीव या तो पेड़ पौधा का हो सकता है या फिर जंतु का हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो पेड़ पौधा का हो सकता है या फिर जंतु का हो सकता है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो हमारे अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए, समाज को क्रिएट करने के लिए, और कह सकते हैं कि सर सामाजिक सहायता के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत ही जरूरी होता है। अब ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया प्लांट में भी होगी और एनिमल में भी होगी। अगर हम लोग एक लाइन में जनन की बात करें, यहां पे रिप्रोडक्शन की बात करें कि सर इसको परिभाषित कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग बड़े ही सरलता से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें नए जीव का आविर्भाव होता है, या आप कह सकते हो कि सर पुराने जीव से, या फिर आप ये कह सकते हो कि पहले से मौजूद जीव से नए जीव का जो निर्माण प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। बहुत ही सटीक और सरल सा डेफिनेशन होगा। क्या कहेंगे कि पहले से मौजूद, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम जीव ऑर्गेनिज्म के रूप में प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? पहले से मौजूद जीव से नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया, पहले से मौजूद जीव से नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया
नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया, उत्पन्न करने की प्रक्रिया, उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाता है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द न्यू ऑर्गेनिज्म आर अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब पहले से मौजूद जीव से नए जीव को उत्पन्न करने की, अच्छा यहां पे मैंने 2 बार लिख दिया है, नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है सर? जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। मेरे मित्र एक बेसिक सा बात आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे, सिर्फ प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, एनिमल रिप्रोडक्शन के लिए भी, कि यहां पे जो हमने आपको बताया कि पहले से मौजूद जीव, पहले से मौजूद जीव, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि पहले से मौजूद जीव की जब भी बात की जाएगी, पहले से मौजूद जीव की जब भी बात की जाएगी, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी जीव जो पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद जीव को हम लोग यहां पे किस सेंस में जोड़ेंगे? तो सर पहले से मौजूद जीव को हम लोग यहां पे पेरेंट के सेंस में जोड़ेंगे। किस सेंस में जोड़ेंगे? पेरेंट के सेंस में जोड़ेंगे, यानी कि माता पिता के संबंध में जोड़ेंगे। और मेरे मित्र अगर हम लोग नए जीव की बात करेंगे, जनन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न नए जीव जो होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? आप सभी ध्यान में रखना, इसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, या फिर इसको हम लोग डाउटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउटर सेल कहते हैं। क्या कहेंगे सर? डाउटर सेल कहेंगे। मेरे मित्र मैं आपको ये चीज क्यों समझा रहा हूं? इसलिए समझा रहा हूं कि जब हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पे हो सकता है कि हमारे मुंह से डाउटर सेल निकल जाए, ऑफ स्प्रिंग निकल जाए, पेरेंट निकल जाए, तो आपको वहां पे ये परेशानी ना हो। और ये दोनों पॉइंट सिर्फ प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए नहीं आपको याद रखना है, सभी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आप इस चीज को याद रखेंगे। क्योंकि जैसे ही हम लोग जनन की बात करते हैं तो सिंपली कह रहे हैं कि सर पहले से मौजूद जीव से नए जीव का जो उत्पन्न करने की प्रक्रिया होगी वो जनन कहलाएगा। तो सर जो पहले से मौजूद जीव होगा, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरेंट, या फिर इसको हम लोग पेरेंट सेल भी कह सकते हैं। ठीक है। और जो नए जीव प्राप्त होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑफस्प्रिंग या फिर डाउटर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे सर? ऑफस्प्रिंग या फिर डाउटर सेल कहेंगे। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। अब मेरे मित्र यहां पे आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो जनन होते हैं ये कितने तरीके से हो सकता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बेसिकली जनन को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप सभी इस चीज को भी मेंशन कर लेंगे यहां पे, आप सभी इस चीज को भी यहां पे मेंशन करेंगे कि अगर हम लोग जनन के प्रकार की बात करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जनन के प्रकार टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि जनन मुख्य रूप से आपको कितने प्रकार के देखने को मिलेंगे? 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। एक क्या होता है सर? एक होता है आपका लैंगिक जनन। एक क्या होता है? लैंगिक जनन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है? तो सर दूसरा होता है अलैंगिक जनन। दूसरा कौन सा होता है? अलैंगिक जनन। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी यहां पे थोड़ा सा इस दोनों ही टर्म को समझिएगा, ध्यान देंगे कि यहां पे हम लैंगिक और अलैंगिक जनन को प्लांट के रिगार्डिंग डिफाइन करेंगे, यानी कि पौधे के रिगार्डिंग परिभाषित करेंगे। जब जंतु में पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे जंतु के रिगार्डिंग करेंगे। हालांकि आप सभी को मैं समझाना चाहूंगा कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है ये प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली एनिमल के लिए बना हुआ है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सर ये बेसिकली प्लांट के लिए बना होता है। हाँ, कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से भी क्या करते हैं सर? वो जनित होते हैं। तो इसकी चर्चा, जीवों से संबंधित जो भी चर्चा होगी वो आपके हायर क्लासेस में होगी। अभी बेसिकली यहाँ पे पादप जनन के प्रकार हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे,
क्योंकि पादप में जनन पढ़ रहे हैं तो आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे डेफिनेशन को लेकर के, इसका कंसेप्ट को लेकर के। तो मैं इसको सुधार दे रहा हूं सर, इसको पादप जनन का प्रकार लिख दे रहा हूं यहां पे पादप जनन का प्रकार, पादप जनन के प्रकार। इससे क्या होगा सर, चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए सर, यहां पे अगर हम पादप जनन के प्रकार की बात करते हैं तो पादपों में भी दो तरीके से जनन की प्रोसीजर होती है। एक होता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब यहां पे हम पहले इसको ब्रीफली ये समझ लेते हैं कि सर लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जहां पे भी लैंगिक जनन की बात की जाएगी, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। जो मैंने आपको यहां पे बताया कि पहले से मौजूद जो जीव होते हैं उसको पेरेंट बोला जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में दो पेरेंट की जरूरत होती है, मेल और फीमेल। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, और वो सिंगल पेरेंट आपका कोई पेड़ हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, और उसी के सर अलग अलग प्रोसीजर के द्वारा जनन की प्रक्रिया होगी, या फिर कोई छोटा मोटा आपका जीव भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ये मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की, तो ये आपका जस्ट लाइक अ जीव के तरह बिहेव करेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है चिल्ला जी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी बात करेंगे तो यहां पे दो पेरेंट्स की जरूरत होगी, मेल और फीमेल। जबकि अलैंगिक जनन की जब भी बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होगी। और मेरे मित्र, दैट आर द बिग डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव अ नीड ऑफ डबल पेरेंट्स एंड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव अ नीड ऑफ सिंगल पेरेंट्स। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें डबल पेरेंट्स की जरूरत होगी, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या होगी, तो सर सिंगल पेरेंट की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि सर पादप में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या पादप में भी मेल और फीमेल होगा? बिल्कुल मेरे मित्र। और आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर पादप में मेल और फीमेल होगा तो ये पादपों में वैसे किस प्रकार के पादप होंगे जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस संभव हो रही होगी? तो मेरे मित्र, जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं उसमें आपका लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, जबकि जो अपुष्पीय पादप होते हैं उसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के थ्रू क्या होती है, तो सर नए जीव उत्पन्न होते हैं। मेरे मित्र, पादप के बेस पे अगर हम लोग लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को परिभाषित कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि सर जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नया जीव जो है बिना बीज के उत्पन्न होगा उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे, और जिसमें सर नया जीव बीज से उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे सर, लैंगिक जनन कहेंगे। तो पादप के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पे पादप के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे कि लैंगिक जनन को डिफाइन करने की, तो एक शब्द में हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम पादप के जनन की प्रकार को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पादप के जनन की प्रकार को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पे अब हम लिख सकते हैं कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नए पादप बीज से उत्पन्न हो, नए पादप बीज से उत्पन्न हो, क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर पादपों में लैंगिक जनन कहलाएगा। और मेरे मित्र, अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नए पादप बीज से उत्पन्न न हो, जिसमें नए पादप बीज से उत्पन्न न हो, क्या कहलाएगा सर? पादपों में अलैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पादपों में अलैंगिक जनन कहलाएगा। मेरे मित्र, एक छोटा सा हिंट आप सभी याद रखना कि जब भी हम लोग पादपों में लैंगिक जनन की बात करेंगे तो किस प्रकार के पादप में लैंगिक जनन की प्रोसेस देखने को मिलेगी, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, ये आपको पुष्पीय पादप में देखने को मिलेंगे। यानी कि पुष्पीय पादप जो होंगे, यानी कि वैसा प्लांट
जिसमें फूल होता है उसमें जो जनन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी वो क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। यानी कि इसमें जो पादप उत्पन्न होंगे वो बीज से उत्पन्न होंगे। और अलैंगिक जनन किस में होगा, अगर मोटे तौर पे पादप को रिलेट करके बताना हो तो आप सभी याद रखना कि अलैंगिक जनन जो है वो अपुष्पीय पादप में होगी। यानी कि वैसे पादप जिसमें क्या हो, तो सर फूल नहीं हो। तो मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये पूछ दे झटके में कि ये बताओ कि लैंगिक जनन किस प्रकार के पौधे में होती है, तो आप कहेंगे कि वैसा पौधा जिसमें फूल हो उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी, और वैसा पौधा जिसमें फूल ना हो उसमें क्या होगा सर, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। यानी कि पुष्पीय पादप लैंगिक जनन के थ्रू नए पादप का निर्माण करते हैं, जबकि अपुष्पीय पादप क्या करते हैं, तो सर अलैंगिक जनन के थ्रू नए पादप का निर्माण करते हैं। और क्या कह सकते हैं, तो सर लैंगिक जनन अगर हम लोग पादप में देख रहे हैं इसमें सर पादप जो है वो बीज से उत्पन्न होंगे, जबकि अलैंगिक जनन अगर हम लोग पादप में देख रहे हैं तो इसमें पादप जो है वो हमारा बीज से उत्पन्न नहीं होगा। अब मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि क्या गुरुजी ये अलैंगिक जनन के कुछ एग्जाम्पल हैं या कुछ टाइप्स हैं? मेरे मित्र बिल्कुल हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे जैसे आप क्लास बढ़ाते जाएंगे आपको अलैंगिक जनन के अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते जाएंगे, लेकिन आपके क्लास 7th स्टैंडर्ड में मुख्य रूप से आपको अलैंगिक जनन के 4 प्रकार को डिस्कस करना है। कौन कौन सा है? तो पहला है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। दूसरा है आपका बर्डिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तीसरा है आपका स्पोर फॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, बीजाणु निर्माण कहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, चौथे की, तो सर उसको फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन बोलते हैं। तो आप सभी अब क्या हेडिंग लगाएंगे, अब आप हेडिंग लगाएंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, पादपों में अलैंगिक जनन के प्रकार। यहां पे हम लोग हेडिंग लगा लें, पादपों में अलैंगिक जनन के प्रकार। पादपों में अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन सा होगा, तो आप सभी नोट कर लेंगे सर। पहला होगा आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन कहते हैं। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा आपका बर्डिंग, जिसको क्या बोला जाता है, मुकुलन बोला जाता है। और तीसरा क्या होता है, तो सर तीसरा होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, खंडन कहते हैं। और चौथा होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं। बीजाणु निर्माण कहते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, तो आप कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। बर्डिंग को हम लोग हिंदी में मुकुलन। फ्रेगमेंटेशन को हम लोग हिंदी में खंडन। और स्पोर फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं सर, बीजाणु निर्माण कहते हैं। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके इन चारों प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन की, अगर हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन की, कायिक प्रवर्धन की, तो आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे, आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि किसी भी पौधे का जो जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, इसे पौधे का क्या बोला जाता है, तो सर कायिक भाग बोला जाता है। अच्छा, काया का मतलब शरीर होता है। और मेरे मित्र, रिप्रोडक्शन की वैसे प्रोसेस जिसमें किसी पौधे के शरीर से कोई नया पादप हमें मिलता है, उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सर पादपों में अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई नए पादप का निर्माण
नए पादप का निर्माण पुराने पादप के जड़, तना या पत्ती से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कायिक प्रवर्धन की बात करेंगे तो सरल शब्दों में क्या कहेंगे? हम लोग सरल शब्दों में कहेंगे कि सर पादपों में जनन की वह विधि, पादपों में जनन की वह विधि, पादपों में जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें 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 नए पादप, जिसमें नए पादप पैरेंटियल, नए पादप पैरेंटियल प्लांट। अच्छा, पैरेंटियल प्लांट थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है, इसमें हम सिंपल लिख देते हैं कि पादपों में जनन की वह विधि जिसमें नए पादप पौधे के जड़, तना एवं पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों से उत्पन्न होते हैं, पत्तियों से उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? आप सभी याद रखेंगे, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहेंगे आप सभी कायिक प्रवर्धन के बारे में? कि सर पादपों में जनन की वह विधि जिसमें नए पादप पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों से उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, चूंकि कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? काया का मतलब शरीर होता है, तो पौधे के शरीर के किसी भी भाग से उत्पन्न होने वाले प्रक्रिया को हम लोग कायिक प्रवर्धन कह सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, यहां पे अगर हम पौधे के कायिक भाग की बात करेंगे, यानी कि पौधे के शरीर के भाग की बात करेंगे, तो याद रखिएगा कि ये जो जड़ है, ये जो तना है और साथ ही साथ ये जो पत्ती है, ये क्या कहलाता है? तो सर पौधे का वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है, यानी कि कायिक भाग कहलाता है। तो यहां पे नोट करके आप सभी इस चीज को मेंशन कर लेना, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि पौधे का कायिक भाग किसे बोला जाता है, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट किसे बोला जाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे जड़, तना एवं पत्ती को, जड़, तना एवं पत्ती को क्या कहा जाता है? पौधे का कायिक भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधे का कायिक भाग कहा जाता है। और मेरे मित्र आप सभी पूरे के पूरे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए याद रखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो हमें नए पादप मिलते हैं वो क्या होते हैं? तो सर पहले का प्रतिलिपि होता है, यथार्थ प्रतिलिपि होता है। मतलब क्या कि कोई भिन्नता नहीं देखने को मिलेगी और आपको सेम प्लांट देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो भाई मेरे, अगर आप किसी गुलाब के तने को क्या करते हो, काट करके दूसरे जगह लगा देते हो, तो आपको फिर से नया गुलाब का पौधा प्राप्त हो जाता है। तो गुलाब के तना को आपने काट के लगा दिया, तो जो गुलाब का तना है वो क्या है? गुलाब के पौधे का कायिक भाग है, और नया पादप आपको तना से मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि गुलाब के पौधे में जो जनन की प्रोसेस होती है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। अगर हम लोग बात करें इसी तरह अदरक के टुकड़े को, तो आप सभी क्या देखते हैं कि सर अदरक के टुकड़ा को अगर हम लोग कहीं पे लगा देते हैं तो उसमें इस तरह के जड़ उत्पन्न हो जाते हैं और इस जड़ से हमें एक नया प्लांट मिल जाता है। मतलब ये भी क्या है सर हमारा? तो सर कायिक प्रवर्धन है। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं कि सर किसी भी प्लांट के पत्ती से नया पौधा कैसे आता है, तो आप लोगों ने पत्थर चट्टा का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? ब्रायोफिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोफिलम कहते हैं। मेरे मित्र, इसकी पत्ती जब टूट करके सर क्या होती है, जब ये सर जल वाले पोर्शन में होती है, तो इसके पत्ती के ऊपर में इस तरह से सर नए पादप उगाते हैं सर, जब इसको नमी मिलता है, और यही नई पादप जब टूट जाते हैं तो सर ये क्या हो जाते हैं सर? फिर से ब्रायोफाइलम का एक नया प्लांट बना लेता है। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि कायिक प्रवर्धन किस किस पौधे में होता है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे गुलाब का पौधा कह सकते हैं, अदरक का टुकड़ा या अदरक का पौधा कह सकते हैं, ब्रायोफाइलम यानी कि पत्थर चट्टा की पत्ती से जो पौधे प्राप्त होते हैं उसके बारे में कह सकते हैं। ध्यान में रखेंगे कि सर जो गन्ना हम लोग लगाते हैं, गन्ना में भी क्या होता है सर? तो सर गन्ना का भी जनन, गन्ना का जो नया पौधा होता है वो पुराने गन्ने के तना को काट के रोपते हैं तब होता है। तो वहां पे भी सर क्या होता है? कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया हो रही होती है। तो ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखना कि अगर
किसी भी नए पादप का निर्माण पुराने पादप के जड़, तना और पत्ती से हो रहा है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के रूप में देखते हैं, जो कि क्या है तो सर पादपों में अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। और अलैंगिक जनन से जितने भी हमें जीव प्राप्त होंगे वे सभी क्या होंगे सर एक जैसे होंगे, यानी कि पुराने जीव का यथार्थ प्रतिलिपि होगा, इसमें कोई भिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर अलैंगिक जनन में हमें बहुत ज्यादा भिन्नताएं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारा लैंगिक जनन की प्रोसीजर होती है उसमें हमें क्या होती है बहुत ज्यादा जैव विविधता यानी कि भिन्नताएं देखने को मिलती है। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान सा चीज था, ये बताओ बडिंग क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी बडिंग के प्रोसेस के लिए ईस्ट पे थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये आपका कोई ईस्ट का सेल है, ठीक है, और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियस है। तो जैसे जैसे ईस्ट डेवलप होता है तो सर इसके बॉडी से आपको एक इस तरह की सर जो मुकुल होती है वो विकसित हुआ दिखाई पड़ता है। मेरे मित्र धीरे धीरे ये जब विकसित हो जाती है इसमें भी अपना न्यूक्लियस बन जाता है, और जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो सर बडिंग का एक पूरा श्रृंखला बन जाता है। और सर यही बडिंग जब टूट जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं तो सर इस बड से एक नया ईस्ट प्राप्त हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं तो सर मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे मुकुलन की तो आप सभी इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसी को आप इंग्लिश में बडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? बडिंग कहेंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो सर ये जो आपका बडिंग है इस मुकुल को हम लोग कली भी कहते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नए जीव कली से उत्पन्न हो। नए जीव, कली मतलब क्या? बर्ड, इसी को हम लोग मुकुलन भी बोलते हैं। नए जीव कली से उत्पन्न हो मुकुलन कहलाता है। और मेरे मित्र इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो सर ईस्ट में जो प्रोसेस होती है किसकी? रिप्रोडक्शन की, वो किसके थ्रू होता है? तो आप सभी कहेंगे सर बडिंग यानी कि मुकुलन के थ्रू होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि फ्रेगमेंटेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। आप सभी ने जो तालाब होता है उसको जरूर देखा होगा, और तालाब में हरा हरा कलर का काई भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। मेरे मित्र ये काई जो होते हैं इसी को हम लोग अलगी बोलते हैं, और एस्पाइरोगैरा जो है आपका उसी में से एक प्रकार का अलगी है यानी कि शैवाल है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो पैरेंटियल यानी कि आप कह सकते हो जो पुराने अलगी होते हैं उसकी संरचना आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, और जब ये पूरी तरह से मैच्योर विकसित हो जाते हैं तो सर ये क्या होते हैं? दो भाग में टूट जाते हैं। और फिर इस दोनों भाग से हमें क्या होती है तो सर नया अलगी प्राप्त होता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं तो सर खंडित प्रक्रिया कहते हैं। मतलब फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही होता है खंडन। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई पादप अपने शरीर को दो टुकड़े में खंडित करके नए पादप का निर्माण करे, क्या कहलाएगा? खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग किसकी बात करेंगे? एस्पाइरोगाइरा की बात करेंगे। तो आप सभी इसको डिफाइन भी कर लेंगे सर अपने कॉपी में। क्या लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने शरीर को खंडित कर नए जीव उत्पन्न करते हैं,
खंडित कर नए जीव उत्पन्न करते हैं, खंडन कहलाता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और खंडन प्रक्रिया का बेस्ट एग्जांपल आप कहेंगे सर एस्पायरोगायरा के रूप में हम लोग खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस को समझ सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आप देखते होंगे कि कुछ ही दिन में तालाब में पूरा का पूरा आपका जो ग्रीन एल्गी होता है वो फैल जाता है। क्यों? क्योंकि सर ये जो खंडन की प्रक्रिया होती है ये बहुत तेजी से होती है, जिस वजह से आप कुछ ही दिन में पूरे तालाब में हरा हरा पैच देखते हैं। तो जब भी बात की जाएगी फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन की, तो आप सभी कहेंगे अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने शरीर को दो टुकड़ों में बांटकर या खंडित कर नए जीव उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं सर? खंडन कहलाते हैं। नेक्स्ट आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बीजाणु निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु निर्माण कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि स्पोर का मतलब क्या होता है? बीजाणु होता है, और निर्माण को हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन के रूप में देखते हैं। आप सबों को मालूम है कि वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम लोग फंजाई कहते हैं या फंगी कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो वायु से आपका वायु के बीजाणु से कवक उत्पन्न होते हैं, तो एक्चुअली में जो सर कवक होता है यानी कि फंगी होता है, उसमें क्या होता है? एक बीजाणुधानी होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि सर जहां पे बहुत सारे बीजाणु स्टोर होते हैं, जब ये बीजाणुधानी किसी कारण से फट जाता है तो सर इसके जो बीजाणु होते हैं वो हवा में निर्मुक्त हो जाते हैं, यानी कि हवा में क्या हो जाते हैं सर? तो तैरना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये बहुत हल्का होता है, और सर ये हवा में जब तैरना शुरू कर देगा तो जाहिर सी बात है कि ये किसी अन्य प्लांट के साथ चिपक जाएगा या कहीं और चला जाएगा। तो जब ये किसी अन्य प्लांट के साथ चिपकेगा तो सर वहां पे एक नया पादप उत्पन्न हो जाएगा, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? बीजाणु निर्माण प्रक्रिया कहेंगे। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो फर्न और मॉस में आपको क्या देखने को मिलती है? तो सर बीजाणु निर्माण प्रक्रिया से नया पादप आपको देखने को मिलती है। जैसे यहां पे भी क्या होता है? तो सर बीजाणुधानी पुंज होते हैं, ये स्पोर, और सर ये जब आपका फटेगा या किसी कारण से सर विचलित होगा तो इसमें से वो निकलेगा और क्या करेगा सर? नया पादप को निर्मित करेगा। तो हम लोग स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए पादप का निर्माण, नए पादप का निर्माण बीजाणु निर्माण के चलते होता है, बीजाणु निर्माण के चलते होता है, बीजाणु निर्माण के चलते होता है, क्या कहलाता है? तो सर बीजाणु निर्माण जनन कहलाता है, बीजाणु निर्माण जनन कहलाता है। ठीक है, और ये किस में होगा? आप कहेंगे कि सर ये फर्न और मॉस जैसे पौधे में होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बीजाणु में जो निर्माण की प्रक्रिया होगी या बीजाणुओं द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से अलैंगिक होगा। आप कभी इसमें मत समझ जाना कि सर इसमें लैंगिक प्रक्रिया शामिल होगा, नहीं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि बीजाणु जो आपका जनन की प्रक्रिया को संभव करेगा वो किसके थ्रू? तो सर अलैंगिक मेथड के थ्रू, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के थ्रू। तो जब भी बात की जाएगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर मुख्य रूप से 4 प्रकार देखने को मिलेंगे प्लांट में। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फिर क्या कहेंगे? बडिंग, फिर फ्रेगमेंटेशन, और फिर आपका स्पोर फॉर्मेशन। ये आपका पादपों में अलैंगिक जनन की विधि हो जाती है। लेकिन मेरे मित्र जो पुष्पीय पादप होते हैं उसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो लैंगिक जनन के थ्रू होता है, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आप सभी यहां पे हेडिंग लगा लेंगे, आप सभी यहां पे हेडिंग लगा लेंगे पादपों में पुष्पीय जनन, सॉरी पादपों में लैंगिक जनन, पादपों में
लैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहेंगे। ठीक है, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि पादपों में लैंगिक जनन की जब हम लोग बात करेंगे तो पादपों में लैंगिक जनन का मुख्य भाग क्या होगा, आप सभी याद रखना, पुष्प जो है वो पादपों के लैंगिक जनन का मुख्य भाग है, या आप ये कह सकते हैं कि सर जो फ्लावर होते हैं वो क्या है, लैंगिक जनन का भाग है पौधे में। तो मेरे मित्र पहला जो क्वेश्चन यहां से निकल के आता है वो क्या, कि पौधे में लैंगिक जनन का भाग, पौधे में लैंगिक जनन का भाग, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये पुष्प हो जाएगा। क्या होगा, पुष्प यानी कि फ्लावर होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हमें पादपों में लैंगिक जनन को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। मैंने पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है, तो सर पादपों में जनन के जो दो प्रकार बताएं सर शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि अगर पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी तो उसमें नया पादप जो है वो बीज से उत्पन्न होगा। किससे उत्पन्न होगा, बीज से उत्पन्न होगा। तो आप सभी इस चीज को कंठाग्र रखेंगे क्या, कि सर पादपों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए पादप, पादपों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए पादप बीज से उत्पन्न हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पादपों में लैंगिक जनन कहेंगे। और पौधे में जो लैंगिक जनन होगा वो क्या होगा, लैंगिक जनन का जो पार्ट होगा वो फ्लावर होगा। मेरे मित्र आप सभी यहां पे ये ध्यान में रखना कि जो आपका पुष्प है यानी कि फ्लावर होते हैं, ये या तो आपका एक लिंगी हो सकते हैं या फिर उभय लिंगी हो सकते हैं। मतलब एक लिंगी बोले तो कि सर वैसा फूल जिसमें केवल और केवल एक ही लिंग हो, और वैसा फूल जिसमें मेल और फीमेल दोनों लिंग हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, उभय लिंगी कहेंगे। तो मेरे मित्र यहां पे अगर हम लोग पुष्प को कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो आप सभी ये याद रखना कि पुष्प को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला हमारा क्या होगा, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और दूसरा क्या होगा हमारा, तो सर दूसरा होगा हमारा उभय लिंगी पुष्प, उभय लिंगी पुष्प जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इंग्लिश भी लिख लीजिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे इसको। और एक लिंगी को क्या कहेंगे, तो सर इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। मेरे मित्र इसको, इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो एक लिंगी फ्लावर वैसा पुष्प जिसमें केवल एक ही लिंग मौजूद हो, जिसमें केवल एक ही लिंग मौजूद हो क्या कहलाएगा, आप सभी याद रखना, एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, एक लिंगी पुष्प, यानी कि वैसा फ्लावर जिसमें केवल एक ही लिंग मौजूद हो। तो केवल एक ही लिंग में सर या तो मेल वाला हिस्सा हो सकता है या फिर फीमेल वाला हिस्सा हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि सर वैसा फ्लावर जिसमें या तो मेल गैमेट्स मौजूद हो या फिर फीमेल गैमेट्स मौजूद हो, दोनों मौजूद नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और मेरे मित्र आप सभी इस चीज को कंठाग्र भी रखेंगे कि जो एक लिंगी पुष्प होते हैं उसमें या तो मादा पार्ट होगा या फिर नर पार्ट होगा। आप कहेंगे सर ऐसे पुष्प कौन कौन से हैं, तो मेरे मित्र जो करेला है, पपीता है, मक्का है, इन सभी में क्या होते हैं, तो सर इसके जो फूल होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, यानी कि इसमें या तो मेल पार्ट मौजूद होता है या फिर फीमेल पार्ट मौजूद होता है। तो हम लोग यहां पे इस चीज को सर नोट डाउन कर सकते हैं क्या, तो हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं सर यहां पे कि जो हमारा
एकलिंगी पुष्प का उदाहरण होगा वो किस में देखने को मिलेगा? तो एकलिंगी पुष्प के उदाहरण के रूप में हम करेला को रख सकते हैं, करेला को रख सकते हैं, पपीता को रख सकते हैं, यानी कि पपीता का पुष्प ध्यान में रखेंगे कि सर जो कद्दू होगा उसको भी रख सकते हैं, मक्का, मक्का का जो फूल होगा सर उसको भी रख सकते हैं। ये सब के सब क्या होंगे? एकलिंगी पुष्प होंगे। और आपके एग्जाम में कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। आप कहेंगे सर करेला, पपीता, कद्दू, मक्का ये सब के सब क्या होंगे? सर एकलिंगी होंगे। अब सवाल ये है कि सर उभयलिंगी किसको कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको कहेंगे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा पुष्प जिसमें दोनों लिंग मौजूद हो, वैसा पुष्प जिसमें दोनों लिंग मौजूद हो। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों लिंग मतलब क्या? सर मेल वाला पार्ट भी और फीमेल वाला पार्ट भी। तो वैसा पुष्प जिसमें दोनों लिंग मौजूद हो क्या कहलाएंगे? उभयलिंगी पुष्प कहलाएंगे, उभयलिंगी पुष्प कहलाएंगे या उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। क्या कहिएगा कि सर जब हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल की तो इसमें या तो मेल वाला पार्ट होगा या फिर फीमेल वाला पार्ट होगा, जबकि अगर हम लोग बात करेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर की तो इसमें सर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। और मेरे मित्र आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना होगा। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग किसको लिख सकते हैं? तो सर जो सूरजमुखी है, सरसों, लिली का फूल होता है सर, और जो पिटूनिया का फ्लावर है, जो पिटूनिया का फ्लावर है सर, पिटूनिया के फूल का उपयोग हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर में भी करते हैं। तो ये जो सूरजमुखी, सरसों, लिली, पिटूनिया के फ्लावर होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं सर? उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखना कि लैंगिक जनन में कितने पेरेंट की जरूरत होगी? आप सभी याद रखेंगे 2 पेरेंट की जरूरत होगी। और ये 2 पेरेंट में क्या क्या होंगे? तो एक सर मेल होगा और दूसरा सर फीमेल होगा, यानी कि एक मेल पार्ट और दूसरा आपका फीमेल पार्ट होगा। तो ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। अब सवाल यहां पे ये है कि सर ये तो हमने समझ लिया कि पौधे में लैंगिक जनन का भाग पुष्प होगा और पुष्प जो है वो एकलिंगी और उभयलिंगी होंगे। लेकिन सर हमें यह बता दो कि ये जो फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होता है वो कैसा होता है? तो मेरे मित्र इस चीज के लिए आपको इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, इस डायग्राम पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जो फूल का, पुष्प का, जो सर पुष्प का मेल पार्ट होता है, यानी कि फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग किस रूप में देखते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फ्लावर के मेल पार्ट को, फ्लावर के मेल पार्ट यानी कि आप कह सकते हो नर भाग को हम लोग सर पुंकेसर के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? आप सभी ध्यान में रखना, पुंकेसर के रूप में देखते हैं। और पुष्प का जो मादा भाग होता है यानी कि जो फीमेल पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है उसको हम लोग किस रूप में देखते हैं? स्त्री केसर के रूप में देखते हैं। तो भाई मेरे जब भी सवाल करी जाएगी कि किसी भी पुष्प का मेल पार्ट तो आप कहेंगे सर पुंकेसर, और किसी भी पुष्प का फीमेल पार्ट तो आप कहेंगे सर स्त्री केसर। क्या कहेंगे सर? स्त्री केसर। अब हम लोग एक एक करके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सर इसके पार्ट क्या होते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो मेल पार्ट पुंकेसर होता है इसी को हम लोग एस्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेमेन। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो संरचना आप देख रहे हैं, सर इस संरचना को फिलामेंट बोला जाता है, पुतंतु बोला जाता है। और सर यहां पे जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को परागकोश यानी कि एंदर बोला जाता है। और मेरे मित्र इस एंदर में क्या रहता है? आप सभी ध्यान में रखना कि इस एंदर में परागकण मौजूद होता है। क्या होता है सर? परागकण मौजूद होता है। यानी कि
जो परागकोश होता है उसमें क्या होता है, आप कहेंगे सर परागकण मौजूद होता है। तो जो पुष्प का फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसमें आपके दो ही मेन पार्ट हैं, कौन कौन सा, तो सर पुतंतु और परागकोश। और परागकोश में क्या रहता है, तो सर परागकण, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। क्या कहते हैं सर, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग स्त्री केसर यानी कि फ्लावर के फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो फ्लावर की फीमेल पार्ट की संरचना कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो ऊपर वाला आप पोर्शन देख रहे हैं चिलसी, इसको वर्तिकाग्र बोला जाता है, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको वर्तिका बोला जाता है। और यहां से जो आप इस तरह की संरचना देख रहे हैं सर, इसको अंडाशय ओवरी बोला जाता है। और इस ओवरी में क्या होते हैं सर, बीजांड यानी कि ओव्यूल मौजूद होते हैं। और मेरे मित्र अगर आपको कोई फ्लावर मेल और फीमेल पार्ट के साथ दिखता है तो कैसा, ध्यान दीजिएगा इस छोटे से डायग्राम पे, इस छोटे से डायग्राम पे अगर आपसे कोई ये कह दे कि फ्लावर का एक वेल डेवलप डायग्राम बनाओ, तो मेरे मित्र आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, तो सर किसी फ्लावर का मेन पार्ट हो जाता है, जिसमें अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, तो फ्लावर का फीमेल पार्ट कहलाएगा। ये वाला पार्ट फ्लावर का फीमेल पार्ट, क्योंकि देख रहे हैं आप मैच कर रहे हैं। और आप कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा, ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फ्लावर का मेल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी यहां पे सर फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट को ही ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ लाग लपेटा नहीं लगाना है। तो मेरे मित्र जब भी आपसे ये सवाल करा जाए कि व्हाट आर द मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, आप कहेंगे सर एस्टेमेन, जिसको पुंकेसर बोला जाता है। और मेरे मित्र व्हाट आर द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, आप कहेंगे स्त्री केसर, जिसको कार्पेल या पिस्टिल बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कार्पेल और पिस्टिल बोला जाता है। और इसी को सर स्टिग्मा और स्टाइल बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो आपको जब भी मेल और फीमेल पार्ट की पहचान करना होगा तो फ्लावर में ये वाला भाग फीमेल पार्ट कहलाएगा और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, मेल पार्ट कहलाएगा। मतलब आप सभी कहेंगे कि सर पुंकेसर मेल पार्ट है और स्त्री केसर क्या है, फीमेल पार्ट है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहां पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होगी, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब परागकोश का परागकण किसी भी तरीके से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है तो सर इसी प्रक्रिया को हम लोग फ्लावर में लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे ही ये वर्तिकाग्र पे गिरेगा ये कहां आ जाएगा, तो सर ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग पराग नलिका बोलते हैं। ठीक है, और वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो सर ये जो पराग नलिका है इसमें जैसे ही आपका वो परागकण आएगा वो बीजांड के साथ डिफ्यूज करेगा, और जैसे ही बीजांड के साथ डिफ्यूज करेगा इसी को हम लोग निषेचन कहेंगे और कहेंगे सर जनन की प्रक्रिया यहां पे हो गई। मतलब मेरे मित्र अगर हम लोग फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के मिलन की बात करें तो इसको क्या कहेंगे मेरे मित्र, इसको पॉलिनेशन बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग परागन कहते हैं। परागकण अलग चीज है, परागन अलग चीज है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग का हेडिंग यहां पे क्या होगा, हेडिंग होगा परागन, जिसको क्या कहते हैं, इसको सर इंग्लिश में हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा ये पॉलिनेशन क्या है मेरे मित्र, हम बहुत ही सरल तरीके से यहां पे लिखना चाहेंगे। ये पॉलिनेशन कुछ नहीं है, क्या है तो सर परागकण का वर्तिकाग्र, ये जो आप देख रहे हैं सर इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। तो परागकण का वर्तिकाग्र पे गिरना या वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, परागन कहलाता है, परागन कहलाता है। बस सरल शब्दों में आप सभी याद रखेंगे। अब मेरे मित्र ये जो परागन होते हैं ये दो टाइप का होता है। परागन कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है सर स्वपरागन, स्वपरागन,
जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और दूसरा होता है आपका पर परागन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, इसको भी सर समझने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ही समझिएगा, यहां पे सिंपल ही समझिएगा कि यहां पे स्वपरागन लिखा हुआ है, तो ये आपका एक ही फूल है। अब इस फूल का जो परागकण है यहां पे, इस फूल का जो इस परागकोश में परागकण है, वो अगर अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, स्वपरागन कहते हैं। अब मान लीजिए कि सर इसका जो परागकण है, इसका जो परागकण है वो इस फ्लावर के सर वर्तिकाग्र पे गिरेगा, तो इसको हम लोग पर परागन कहेंगे। मतलब ये हुआ चिल्ला जी, यहां पे स्वपरागन का मतलब क्या हुआ कि सर जब जब परागकण अपने ही वर्तिका पर, यानी कि अपने ही वर्तिकाग्र पर गिर जाता है, यानी कि आप यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे हमें जो लग रहा है, जब परागकण, थोड़ा सा दिक्कत है यहां पे इसको परिभाषित करने में, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड में लिखना होगा कि जब परागकण परागकण सेम पुष्प यानी कि समान पुष्प के, सेम पुष्प यानी कि समान पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरती है, वर्तिकाग्र पर गिरती है, तो उसे स्वपरागन कहते हैं, तो उसे स्वपरागन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जब परागकण सेम पुष्प के, यानी कि यहां पे जो परागकण है वो अपने ही फ्लावर के वर्तिकाग्र पे गिर गया, यानी कि जब परागकण सेम पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरती है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। और सर जब परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरती है तब उसे पर परागन कहते हैं। तो यहां पे इस चीज को भी लिख लीजिए सर कि जब परागकण दूसरे पुष्प के जब परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरती है, जब परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरती है, तो उसे पर परागन कहते हैं, तो उसे पर परागन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जब परागकण सेम पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरती है तो उसे स्वपरागन कहते हैं, और जब परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरती है तो उसे पर परागन कहते हैं। अब मेरे मित्र आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी चलिए ठीक है, यहां पे परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पे गिर गई तो फिर क्या होगा। मेरे मित्र फिर जैसे ही ये इसके अंदर आएगा निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी, यानी कि परागकणों का बीजांड के साथ, यानी कि ओव्यूल के साथ जो सर संयोग करने की प्रक्रिया होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। और निषेचन के उपरांत क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर निषेचन के उपरांत यहां पे युग्मज का निर्माण होगा, और यही युग्मज किसमें बदलेगा, आप कहेंगे सर भ्रूण में बदल जाएगा, जिसको हम लोग एक बीज के रूप में देखेंगे। मतलब अगर हम यहां पे ये बात करें कि निषेचन क्या होता है, तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे कि पुष्प के नर भाग का मादा भाग के साथ संयोजित करने की जो प्रक्रिया होगी वही निषेचन कहलाएगा। तो मेरे मित्र इस चीज को भी आप लिख लेंगे, निषेचन, कहीं आप सभी कंफ्यूज ना हो जाए। निषेचन ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और बड़ा ही सरल तरीका से लिखेंगे कि पुष्प के नर भाग का
मादा भाग के साथ, मादा भाग के साथ पुष्प के नर भाग का पुष्प के मादा भाग के साथ पराग नलिका में, पराग नलिका में संयोजित होने की प्रक्रिया, संयोजित होने की प्रक्रिया, संयोजित होने की प्रक्रिया, संयोजित होने की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, अब आप सभी यहां पे याद रखना कि निषेचन के उपरांत, निषेचन के उपरांत, निषेचन के उपरांत युग्मज का निर्माण होता है। निषेचन के उपरांत युग्मज का निर्माण होता है, युग्मज का निर्माण होता है। तो ये चीज आप सभी कंठाग्र कर लेंगे। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना होता है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, प्लांट के किस भाग के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को संपन्न की जाती है, प्लांट का जो फ्लावर होता है उसका मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, फिर पॉलिनेशन यानी कि परागन क्या होता है, परागन कितने प्रकार के होते हैं, और फिर निषेचन क्या होता है, और निषेचन के उपरांत क्या बनता है, आप कहेंगे युग्मज का निर्माण होता है। तो मेरे मित्र प्लांट में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यहां से खत्म हो जाता है। लेकिन एक और चीज आपको इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग बीज का प्रकीर्णन कहते हैं, सीड डिस्पर्सल कहते हैं। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सीड डिस्पर्सल, बीज प्रकीर्णन। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब पौधे के बीज, जब पौधे के बीज वायु, जंतु या जल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, बीज प्रकीर्णन कहा जाता है। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट को लिख रखा है पहले से, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट थे और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। बस आपको सीड डिस्पर्सल का परिभाषा हमें समझाना था, बाकी तो आप सारा चीज समझते ही हैं। बस सिंपल सा लिखेंगे कि पौधे के बीजों का, पौधे के बीजों का, पौधे के बीजों का वायु, वायु जंतु अथवा वायु जंतु अथवा वायु जंतु अथवा जल द्वारा, जल द्वारा एक जगह से, एक जगह से, एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह गमन करने की प्रक्रिया, गमन करने की प्रक्रिया, गमन करने की प्रक्रिया, गमन करने की प्रक्रिया बीज प्रकीर्णन कहलाता है, बीज प्रकीर्णन कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, तो सर इसी को हम लोग सीड डिस्पर्सल कहते हैं। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे पौधे के बीजों का या पौधे के बीजों का यहां पे छूट गया है, वायु जंतु अथवा जल द्वारा एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होने या फिर गमन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बीज प्रकीर्णन कहलाती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर बीज प्रकीर्णन के माध्यम की बात की जाएगी तो आप सभी को मैंने क्या लिखाया है यहां पे कि वायु जंतु अथवा जल। तो मेरे मित्र बीज प्रकीर्णन का माध्यम वायु हो सकता है या फिर जल हो सकता है या फिर कोई जंतु हो सकता है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी वायु के द्वारा किस प्रकार के पौधे का बीज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो भाई मैंने आपके सुविधा के लिए पहले से ही लिख दिया है कि हवा द्वारा सहजन, आक, सूरजमुखी जैसे पौधे के बीज का प्रकीर्णन होता है। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन अमूमन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप कोई स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रेलवे वगैरह में, एसएससी वगैरह में आपको सिंपल ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बीज प्रकीर्णन का माध्यम है, लेकिन जब आप बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट हैं और यूपीएससी बीपीएससी आपसे ये अपेक्षा रखती है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे। तो इसीलिए इस पॉइंट को आप हायर एजुकेशन के लिए सर अपने माइंड में सेट करेंगे कि जो सर सहजन या फिर आक, आक मतलब समझ रहे हैं जो रुई का पेड़ होता है,
सूरजमुखी, इन सभी के पौधे होते हैं। इसका जो बीज होता है सर बहुत हल्का होता है, जिस वजह से ये वायु के द्वारा उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और फिर वहां पे वो नया पेड़ आपका जन्म ले लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सिर्फ बीज प्रकीर्णन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर बीज प्रकीर्णन सीड डिस्पर्सल के माध्यम से भी नए पादपों का जन्म होता है। जबकि इस प्रक्रिया में जनक पादप क्या होते हैं, जहां से बीज उत्पन्न हो रहा है वो कहीं और होगा, जबकि उसका जो डॉटर सेल होगा वो कहीं और होगा। वाटर के द्वारा, तो सर वाटर के द्वारा नारियल के बीज का क्या होता है सर, डिस्पर्सल होता है। और एनिमल, मेरे मित्र याद रखेंगे कि जंतु के द्वारा सामान्यतः वैसे बीजों का डिस्पर्सल होता है जो कांटेदार होते हैं और जंतुओं के शरीर में क्या होता है सर, चिपक जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी जंगल में कोई गाय वगैरह चर रहा है और उसके मतलब आसपास में बहुत सारा सीड वगैरह है, बहुत सारा बीज वगैरह है और कुछ ऐसा है जो उसके शरीर में चिपक गया। तो अब वो गाय जहां जाएगा, अब जिसका गाय है उसके दरवाजे पे आएगा, तो वहां पे जब आएगा वो अपना शरीर झाड़ेगा तो सर वो बीज गिरेगा और वहीं पे अगर नमी उमी मिल गया, हवा उवा पूरा मिल रहा है सही से, तो सर नया पौधा हो जाएगा। तो सर जंतु के द्वारा जो है बेसिकली यूरेना और जेंथियम जैसे प्लांट होते हैं, इसके बीज का क्या होता है, तो सर डिस्पर्सल होता है। और यहाँ पे स्पेशल हिंट के रूप में मैंने एक और चीज लिखा है, क्या कि कुछ पौधे के फल झटके के साथ फटते हैं, जिससे उसका बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। और मेरे मित्र ऐसे जो पादप होते हैं वो आपका एरेंड और बालसम होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपके लिए सर ये भी आए है। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे प्लांट जिसका जो बीज होगा वो झटके के साथ फटेगा, तो झटके के साथ फटेगा, उसका एग्जाम्पल आप एरेंड और बालसम का दे सकते हैं। और इसका जो बीज होगा वो जनक पादप से बहुत दूर जाकर के गिरेगा। मेरे मित्र अब आप सभी ध्यान में रखना स्पेशल हिंट और एग्जाम हिंट के रूप में कि परिपक्व अंडा से फल बनाती है और बीजांड से सर बीज उत्पन्न होता है और बीज में क्या होता है सर, भ्रूण होता है। जो मैंने आपको बताया निषेचन के उपरांत युग्मज बनते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि युग्मज जो है वो किस में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। और सर ये जो भ्रूण होते हैं ये क्या होते हैं, तो सर जो बीजों का ऊपरी आवरण होता है उससे ढका हुआ रहता है और यही भ्रूण विकसित होकर के नए पौधा का निर्माण करता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि परिपक्व अंडाशय को क्या कहा जाता है। परिपक्व मतलब निषेचित अंडाशय, तो आप कहेंगे सर फल कहा जाता है। और बीजांड से क्या उत्पन्न होता है, बीज उत्पन्न होता है। बीज में क्या होता है सर, भ्रूण उत्पन्न होता है। प्लांट में रिप्रोडक्शन वो पूरी तरह से यहाँ समाप्त हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस पूरे कंसेप्ट को आसानी से समझ पाए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।